दोस्तों, आज हम एक ऐसी जनजाति के विषय में चर्चा करेंगे जो एक बर्बर जनजाति तो थी, लेकिन उसने अपना प्रभाव लगभग पूरे विश्व पर डाला। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनरल स्टडीज टोटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हूणों के विषय में यह कहना मुश्किल है कि वे कहाँ के मूल निवासी थे, परंतु एक बड़ा मत यह है कि वे मध्य एशिया के रहने वाले थे, और इसी में एक मत यह भी कहता है कि हूण बाद में दो भागों में बट गए, जिसका एक भाग रूस की ओर वोल्गा नदी की तरफ चला गया और दूसरे वे जो 370 ईस्वी में यूरोप में पहुंचे और वहां एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। हूणों का एक समूह तिब्बत में भी निवास करता था। तिब्बत, जो कि आज चीन का हिस्सा है, चीनी लोग उन्हें ह्यूनयू अथवा हूनयू कहते थे और भारत के लोग उन्हें हुना कहते थे। हूणों का इतना भारी दल चलता था कि उस समय बड़े बड़े सभ्य साम्राज्य उनका अवरोध सहन नहीं कर सकते थे। चीन की ओर से हटाए गए हूण लोगों ने तुर्किस्तान पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर हमारे लिए तुर्क शब्द का अर्थ जान लेना भी आवश्यक है, क्योंकि इस शब्द का संबंध हूणों से है। संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि तुर्क असल में हूणों की एक शाखा थी जिसका नाम था असेना। असेना लोग 5वीं शताब्दी में कांसू प्रांत में एक पहाड़ के पास रहते थे। उस पहाड़ी का आकार एक फौजी टोपी के समान था, जिसे हूण अपनी भाषा में तुर्क कहते थे। इसी से वे लोग तुर्क कहलाए। सन 400 ईस्वी से पहले ऑक्सस नदी के किनारे आकर बसे थे। कालांतर में हूण एक और शाखा में विभक्त होकर फारस यानी ईरान पर आक्रमण किया। पर्शिया वाले इन्हें हैताल कहते थे। कालिदास के समय हूण वंशुनद के ही किनारे आए थे। वंशुनद क्या है, इसके बारे में जान लेना भी आवश्यक है। ऑक्सस नदी, जो हिंदू कुश पर्वत से निकलकर मध्य एशिया में बहती हुई अराल सागर में गिरती थी, इस नदी का नाम वेदों में कई जगह आया है। पुराणों में यह केतुमाल वर्ष की एक नदी कही गई है। महाभारत में इसकी गणना पवित्र नदियों में की जाती है। रघुवंश की प्राचीन प्रतियों में भी रघु के दिग्विजय के अंतर्गत इस नदी का उल्लेख है और इसके किनारे हूणों की बस्ती कही गई है। फारस के प्रसिद्ध बादशाह बहराम गोर ने सन 425 ईस्वी में इन्हें पूर्ण रूप से परास्त करके वंशुनद के उस पार भगा दिया। पर बहराम गोर के पौत्र फिरोज के समय में हूणों का प्रभाव फारस में बढ़ा। वे धीरे धीरे फारसी सभ्यता ग्रहण कर चुके थे और अपने नाम आदि फारसी ढंग से रखने लगे थे। फारसियों से आगे बढ़ने के बाद हूणों ने भारतवर्ष की ओर रुख किया। भारत पर आक्रमण करने वाले हूणों को श्वेत हूण कहा जाता था। पहले उन्होंने सीमांत प्रदेश कपिश, कंधार पर अधिकार किया, फिर मध्य प्रदेश की ओर चढ़ाई की। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त इन चढ़ाइयों में मारा गया। इन चढ़ाइयों से तत्कालीन गुप्त साम्राज्य निर्बल पड़ने लगा। कुमारगुप्त के पुत्र महाराज स्कंदगुप्त बड़ी योग्यता और वीरता से जीवन भर हूणों से लड़ते रहे। सन 457 ईस्वी तक अंतर्वेद मगध आदि पर स्कंदगुप्त का अधिकार बराबर बना रहा। सन 465 के बाद हूण मजबूत स्थिति में आ गए और अंत में स्कंदगुप्त हूणों के साथ युद्ध करने में मारे गए। सन 499 ईस्वी में हूणों के प्रतापी राजा तोरमान ने गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार गांधार, कश्मीर, पंजाब, राजपुताना, मालवा और काठियावाड़ उनके शासन में आ गए। मिहिर कुल बड़ा ही प्रतापी शासक हुआ। इसके बारे में वेनसांग और कल्हण दोनों ही बताते हैं। पहले वह बौद्ध था, फिर वह शैव हुआ। मिहिर कुल को परास्त करके कश्मीर की ओर खदेड़ देने का श्रेय मंदसौर के राजा यशोमर्मन को जाता है। एक रोचक तथ्य यह भी जान लीजिए कि आधुनिक मध्य प्रदेश में मंदसौर वही स्थान है जहां से रावण की धर्मपत्नी माता मंदोदरी का मायका है, तथा मध्य प्रदेश के एरण अभिलेख से भारत में प्रथम सती महिला के विषय में पता चलता है, जिसका कारण बताया जाता है कि एक गुप्तवंशी राजा भानुगुप्त का युद्ध हूणों से हुआ, जिसमें भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की मृत्यु हो जाती है, जिसमें कि गोपराज की पत्नी को गोपराज के साथ सती कर दिया जाता है।
हूणों में यही दो सम्राट सबसे प्रभावशाली सम्राट हुए। और साथ साथ ये भी जान लेना आवश्यक है कि हूण अपने सम्राट को महाराजाधिराज कहते थे, जिसका मतलब होता है राजाओं का राजा। हूण लोग भी अन्य जातियों की तरह ही भारतीय जातियों में धीरे धीरे समाहित हो गए और भारतीय सभ्यता का हिस्सा हो गए। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।